जय श्री स्वामी समर्थ। सम्मानीय मंच और संख्या में भले हम कम हैं पर ऐसे श्रोता बंधु, मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ और कृषि ही नहीं, एक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। एक मैंने अध्ययन किया चित्रकूट में 5 वर्ष, फिर स्वयं इस पर कई तरह के प्रयोग किए और भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उससे मैंने वृक्षायुर्वेद और जीवन जीने की पद्धति ये कुछ समझा, इस पर कुछ प्रयोग किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। आज जिसको विज्ञान हम कहते हैं, दरअसल वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमने सुनने के लिए बहुत अच्छे यंत्र खोज लिए, चलने के लिए बहुत अच्छे वाहन खोज लिए, देखने के लिए बहुत अच्छे हमने यंत्र दूरबीन खोज लिए, दूर तक देख रहे हैं। पर अंदर कितना देख पाते हैं हम, अंदर की कितनी सुन पाते हैं हम? आपको एक छोटी सी मैं एक उदाहरण बता के बात शुरू करता हूं। आप बाहर का कितना ही अच्छा स्वर सुनिए, कभी आपने अपनी धड़कन की आवाज सुनी है क्या? 1 मिनट केवल सुन लीजिए, उस दिन आपको दिन भर स्फूर्ति मिलेगी, दिन भर अच्छा लगेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, लालसा नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा। बाहर की कितनी ही आवाज को सुनिए, आप अंदर की धड़कन को एक बार सुन लीजिए। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जितना हम बाह्य की ओर जा रहे हैं, अंदर जाके देखिए, आपको एक असीम ऊर्जा मिलेगी। मैं 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण देता हूं। मेरी लगातार देश भर में 3-3 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। सब तरह के लोग मेरे पास आ रहे हैं, पढ़े लिखे IAS IPS से लेकर के और सामान्य जिनको हिंदी या सामान्य भाषा भी ठीक से जिनको बोलना नहीं आता, ऐसे लोग भी हैं। तो ये जो प्रयोग है बहुत सरल प्रयोग हैं। कुछ प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, पर प्रयोग बताने के पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहूँगा। जितने लोग आप बैठे हो ना, अगर इस कंसेप्ट पर काम करें, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 15 मिनट में उनकी राइटिंग जो है पुस्तकों की तरह आने लग जाएगी। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मुझे 400 से ज्यादा खेल आते हैं बच्चों के। कितने खेल? 400 से ज्यादा। पढ़ने से दिमाग नहीं बढ़ता, खेल खेलने से IQ बढ़ता है। कॉन्सेप्ट ही बदल गया। अभी तक कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैंने सिद्ध किया है पढ़ने से अकल नहीं आती, खेल खेलने से अकल आती। मैंने ऐसे 25 खेल विकसित किए। बच्चे वो खेल खेलें, उसके बाद वो जो पढ़ेंगे याद हो जाएगा उनको। पंद्रह मिनट में राइटिंग ठीक हो जाएगी। जो खेती वाले लोग हैं उनका खेती का उत्पादन बढ़ जाएगा, और 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं, मैंने 100 गुना बढ़ाया है उपज। टेक्निक के कारण नहीं, कंसेप्ट के कारण। कंसेप्ट समझ गए, टेक्निक अपने आप आएगी। आज पूरी दुनिया टेक्निक की ओर भाग रही है, टेक्नोलॉजी की ओर भाग रही है, जबकि हमें भागना चाहिए साइंस की ओर, विज्ञान की ओर जाना चाहिए। विज्ञान क्या है? अंदर की ओर। शक्ति अंदर है, बाहर नहीं है। जितना अंदर जाओगे आप, शक्ति उतनी आपको ज्यादा मिलेगी। 2-3 उदाहरण बताता हूँ, सरल। मुझे 1 घंटा बोलना है, मैं 1 घंटे में एक कॉन्सेप्ट कम से कम ठीक से क्लियर करना चाहूंगा। अभी आप देखिए, अगर एक पत्थर हम लिया जाए, बड़ा सा पत्थर, उसके अंदर असंख्य अरबों खरबों परमाणु होते हैं। यानी चने के बराबर के टुकड़े में
चने के बराबर एक टुकड़ा पत्थर, उसके अंदर 2 गुणा 10 घाते 26 इतना ज्यादा परमाणु की संख्या है। मतलब 2 के आगे 26 शून्य लगाओगे इतना परमाणु है। लेकिन अगर एक वायुयान से एक कंकड़ गिराया जाए, एक चने के बराबर पत्थर गिराया जाए तो कितने लोग मरेंगे? एक आध, वो भी नहीं। लेकिन अगर किसी वायुयान से एक उसका परमाणु उस कंकड़ के अंदर 26 शून्य है 2 के आगे, उसमें से एक परमाणु निकाल करके गिराया जाए तो क्या होगा? एक शहर बर्बाद हो जाएगा। मतलब जिसमें असंख्य परमाणु थे उसको गिराया तो आपको शहर का कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति को चोट नहीं आई। लेकिन उसके अंदर का एक परमाणु गिराया गया, असंख्य लोग मारे जाएंगे। ताकत किसमें ज्यादा है? उस परमाणु में कि उस पत्थर में? एक और उदाहरण बताता हूं। हमारे हाथ पैर बहुत बड़े दिखते हैं, शक्तिशाली भी हैं, हम किसी को धकेल सकते हैं, मार सकते हैं। मारिए आप किसी को, 10 झापड़ मार दीजिए, शायद उतना वो गुस्सा नहीं होगा जितना गलत नजरों से उसको देख लीजिए, वो जीवन भर के लिए गुस्सा हो जाएगा। तो आपकी नजरों में ज्यादा ताकत थी, विध्वंस की क्षमता कि हाथों में थी। आप किसी के बारे में गलत सोच लीजिए, उससे जीवन भर के लिए संबंध खराब हो जाएंगे। क्योंकि हम जब सोचते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेरा विषय शुरू हो गया अब बाद में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलते हैं। हमारा फोन किससे चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से चलता है और एक्यूरेट होता है वो। अमेरिका से कोई व्यक्ति अगर मुझे फोन लगाए तो मुझे ही लगेगा, मेरे नंबर को, किसी और के नंबर पे लगेगा क्या? शर्मा जी बैठे, इनके पास आएगा क्या फोन? यदि आ गया तो फोन लगाने वाला कहेगा सॉरी रॉन्ग नंबर, गलत लग गया। इतना ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि मन यानी उससे उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो ज्यादा सूक्ष्म है उस परमाणु से। धरती के ऊपर जो डायनासोर मरे ना, वो डायनासोर एक उल्कापिंड धरती से आके टकराया था तो उससे परमाणु ऊर्जा निकली, उसके चपेट में आए तो वो तो जल के मरे। लेकिन वो मान लो ऑस्ट्रेलिया में वो गिरा, लेकिन अमेरिका के जो है डायनासोर मर गए। पता है क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से। जो वेव्स दिखाई नहीं देती, उस वेव्स के कारण वो मर गए जो सैकड़ों फीट ऊंचे थे डायनासोर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? कि ऊर्जा बड़े में नहीं है, ऊर्जा सूक्ष्म के अंदर है। एक और यहां कुछ अगर डॉक्टर्स बैठे होम्योपैथी पे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा होम्योपैथी में दवा कैसे बनती है। एक बूंद जो है रस निकाला जाता है नींबू का, सिट्रिक एसिड का होम्योपैथी दवा बनाने में तो क्या होगा, एक बूंद निकाला जाएगा। उस एक बूंद को 1 लीटर आसुत जल में डाला जाएगा। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, उसमें डाला जाएगा। 100 बार उसको थप्पी दी जाएगी। 100 थप्पी हो गई, इतना उसमें नींबू का रस है, 1 बूंद। उस 1 बूंद को निकाला जाएगा और निकाल करके बाकी को फेंक दिया जाएगा। उस 1 बूंद को फिर 1 लीटर आसुत जल में डाला जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। फिर 100 थप्पी दी जाएगी, फिर उसमें से 1 बूंद निकाल के बाकी फेंक दिया जाएगा। फिर उस 1 बूंद को 1 लीटर आपके डिस्टिल्ड वाटर में डाल के फिर 100 थप्पी दी जाएगी। कितनी थप्पी हो गई? 300। इसको कहा जाता है 300 पोटेंसी। सामान्य व्यक्ति देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या तुमने सारा नींबू का रस तो फेंक दिया, वो भी 1 बूंद निकाला नींबू और उसमें भी सारा तुमने फेंक दिया, उसमें बचा क्या स्वाद। पर आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि 300 पोटेंसी की होम्योपैथी दवा ज्यादा काम करती है उस 1 नींबू के रस के मुकाबले। आप यहाँ एक नींबू का रस पियो या वो जो 300 पोटेंसी की 1 बूंद ले लो, ज्यादा इफेक्ट करेगा, तत्काल करेगा। कहने का मतलब क्या है कि शक्ति सूक्ष्मता में है।
कितनी सूक्ष्मता मैं प्रयोग कर रहा हूं। अभी जो सामान्य मेटल का फास्फोरस आप डालोगे डीएपी तो 1 क्विंटल डालना पड़ेगा। मैं आपको रंग और गंध से फास्फोरस निकालना सिखा दे रहा हूं। रंग से निकालोगे तो 1 लीटर लगेगा, गंध से दोगे तो 2 ग्राम लगेगा, 2 ग्राम। आप सूक्ष्म में जाके नैनो टेक्नोलॉजीज को कहते हैं, पदार्थ को भी आप नैनो करो। एक उदाहरण आपको बताता हूं नैनो टेक्नोलॉजी का। चलिए उदाहरण के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करता हूं। आप जैसे नींबू का रस पिएंगे तो आपके शरीर में जाएगा, पहले रस बनेगा। उस रस में को हमारी आंतें, जो हमारी आंतें हैं, बड़ी आंत छोटी आंत में खांचे बने हुए, उन आंतों में सिट्रिक एसिड ग्रहण करने वाला एक खांचा है। वो खांचा ग्रहण करेगा, ग्रहण करके उसको नाभि के पास भेजेगा। नाभि में छोटी 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 जो है नाड़ियां हैं, इतनी पतली नाड़ियां हैं, इतनी पतली कि आंख से नहीं देख सको, इतनी पतली नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों को अगर एक सिरे में पिरोया जाए तो धरती लपेट जाएगी, इतनी लंबी नाड़ियां हमारी नाभि। उन नाड़ियों से गुजरेगा, क्या गुजरेगा बताइए। देखिए मैं लेक्चर भी दूंगा, मैं 1 घंटा बोलूंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको समझा के जाऊंगा। क्या गुजरेगा उस नाड़ियों से, नाभि के पास से? वो नींबू का रस, और वहां गुजरेगा तब उस रस का रसायन बनेगा, और वो रसायन हमारे ब्लड में जाएगा, तब काम आएगा। रंग और गंध से कैसे आप सिट्रिक एसिड दे दोगे? आप गंध में क्या होता है? गंध चिकित्सा क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी समझ में आ गई बात। अब नैनो टेक्नोलॉजी को सूक्ष्म करने का विज्ञान इजराइल ने विकसित किया। उसने ऐसे पतले पतले नाड़ियां बनाई। कहां बनाई? लैब में। और रसायन को उससे गुजार के नैनो किया। और नैनो टेक्नोलॉजी का सिट्रिक एसिड ने फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान निकाला। या होम्योपैथी दवा के माध्यम से पानी में डाल के और उनको ऐसी थप्पी दे दे के 1-1 लाख पोटेंसी की दवा बनाई। कैसे बनाई? जब आप थप्पी दे रहे होते हैं तो पानी क्या होता है? पानी में वो परमाणु घुलता है। जब घुलेगा वो परमाणु तो पहले जो है एक बूंद के जो 2 के आगे 26 शून्य परमाणु है, वो 1 लीटर में फैलेंगे। फिर उससे 1 बूंद निकाल के फिर आप करोगे तो वो फिर 1 लीटर में फैलेगा। 2 × 10 पावर की 6 माइनस पावर की 6 जाते तक वो परमाणु इलेक्ट्रॉन की स्थिति में आ जाएगा और इतना सूक्ष्म हो जाएगा, तब होम्योपैथी दवा काम करती है। आपने मुंह में डाला जिसमें और तुरंत सर दर्द ठीक होता है। पर ये होम्योपैथी प्रैक्टिस से भी सरल प्रैक्टिस हमारे ऋषियों ने हमें दिया। किसने दिया? भगवान परशुराम ने दिया। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी निकाली बड़ी सरल ढंग से। कैसे, उसकी व्याख्यान करता हूं। आप किसी भी चीज को आग में डालिए, क्या होगा? क्या होगा? जलेगा। जलेगा तो क्या होगा? धुआं होगा। जलने पे रंग और गंध 2 चीजें निकलती है। रंग निकलता है, और अगर वो रंग निकला कोई चीज जलाने से, और अगर नीला रंग निकला तो उसके अंदर आयरन, बोरान, तांबा, मैग्नीज, पोटास ये निकलता है। यदि लाल रंग निकला तो हाइड्रोजन, हीलियम, बेरियम ये निकलते हैं। काला रंग निकला तो कार्बन, हरा रंग निकला तो रेडियम, थोरियम,
क्रोमियम, ये निकल रहे हैं। आज विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि किस रंग कौन सा तत्व जलता है तो कौन सा रंग निकलता है, पूरा जांच लिया है। आप जब आवर्त सारणी देखोगे तो आवर्त सारणी में रंग आप डालोगे तो हर पदार्थ का रंग दिखाएगा कि कौन सा पदार्थ का कौन सा रंग है। इस आधार पर आजकल मिट्टी परीक्षण भी होने लग गया है। आप 400 डिग्री टेम्परेचर में अगर मिट्टी का एक कण डालोगे तो उसमें से भक्त से जल के एक रंग निकलेगा। कंप्यूटर उन रंगों को स्कैन कर लेगा और अगर उसमें से नीला रंग नहीं निकला या कम निकला तो बता देगा इसमें इस मिट्टी में आयरन कम है या नहीं है। पीला रंग नहीं निकलेगा तो बता देगा फास्फोरस कम है या नहीं है। तो रंग निकल रहे हैं, पदार्थ वही है, केवल वो रंग में बदल गया। और यदि अग्नि ज्यादा प्रज्वलित नहीं है, कम प्रज्वलित है, तो गंध निकलेगा, रंग नहीं निकलेगा, पूरा निकलेगा गंध। और अलग अलग पदार्थ के अलग अलग गंध होते हैं। जैसे पहले शादियों में वे गजगुंडी फोड़ी जाती थी, मेरे इधर जबलपुर में फोड़ते हैं, यहाँ पता नहीं, वो बड़ा सा फोड़ते थे, आवाज आती थी। यहाँ फोड़ते हैं क्या, गजगुंडी बोलते हैं उसको, फटाका जैसा होता है और एक गंध आता है, स्मेल आता है, अच्छा नहीं लगता, पर वो स्मेल गंधक का है। हर पदार्थ का एक स्मेल है, इसलिए मनुष्य छोड़ के हर जीव सूंघता है फिर खाता है। हर जीव पहले सूंघता है फिर खाता है, क्योंकि नाक से ज्यादा जल्दी पता, आंख से तो हम पता नहीं लगा सकते कौन सा रंग निकला, क्योंकि वह सेकंड के 1000वें हिस्से में रंग निकलता है। पर सूंघ के जरूर पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्व है। आप बच्चे को खाने के लिए 4-6 चीज दे दो, जिसमें बढ़िया सुगंध आएगी, बच्चा वो पहले खाएगा। या आपको पका हुआ बेल फोड़ के दे दिया जाए, सूंघ के ही आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि आपने बेल का पोटास और मैग्नीशियम गंध के रूप में ले लिया और आपका मन भर गया, पेट भर गया। मन पेट से बड़ा होता है। अगर मन भर जाएगा तो कुछ खाओगे क्या? नहीं। पेट भर जाएगा और मन नहीं भरेगा तो खाते रहोगे। मन बहुत बड़ा है पेट से। किसी भी भोजन का मन भर जाएगा फिर नहीं खाओगे। तो अभी ये गंध के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं तत्व। ये हर कोई भी जीव पहले सूंघता है फिर खाता है। यदि हमारे खेत में आयरन का गंध आएगा पौधे के ऊपर, तो इल्ली, जो मादा इल्ली है, वहां अंडे बच्चे देगी नहीं, क्योंकि मादा इल्ली को पता है हम आयरन खा नहीं सकते। जब मादा इल्ली तितली, जो मादा इल्ली होती है वो तितली के रूप में होती है, वो उड़ती है शाम को। अमावस्या के आसपास अगर हमारे खेतों में तितली आएगी, आप नेट पे सर्च करो मादा तितली, इल्ली की मादा तितली, आपके पास फोटो आ जाएगा। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, खींचिए उसको, देखिए। मादा तितली जो है वहां अंडे नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? जब वो खुद नहीं खा सकती आयरन को, तो वहां अंडे देगी क्या? उसके बच्चे वहां पल पाएंगे क्या? नहीं। तो आप अपने खेत में आयरन का गंध का स्प्रे कर दीजिए, या जो है उसका धुआं कर दीजिए। दैट्स इट। इल्ली आएगी नहीं आपके खेत में। पड़ोस के खेत में कितना ही आए, आपके खेत में नहीं आए, गारंटी मेरे तरफ से। लोग इल्ली खत्म करने का इतना सरल तरीका कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ वैज्ञानिक भटक रहे हैं। ये जहर, वो जहर, पहले जो है उन्होंने जहर मारने के लिए वो जो है पाउडर ले आया, फिर उसके बाद क्लोरोपाइरीफास ले आया, फिर ट्राइजोफास ले आया, फिर मोनोक्रोटोफास ले आया। अब पता नहीं कौन सा बड़ा एक सल्फास आ गया, कोराजिन। 700 रुपए खर्च कर दिया किसान का और जमीन बर्बाद कर दिया। जबकि गंध करो, इल्ली खत्म, आएगी नहीं। कितनी सारी टेक्नोलॉजी। आपके शरीर में अगर आयरन नहीं है, कहाँ आयरन की गोली खाते फिर रहे हो? मैं आपको गंध चिकित्सा सिखा दे रहा हूँ। आप अपने घर पे बेडरूम में उसका हवन करो, 4 दिन में आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी।
एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका? मैं नीचे बैठे लोगों से बात कर रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं यहां से। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? उदाहरण एक बताता हूं मैं। अभी देखिए, हमको सर्दी होती है। क्यों होती है सर्दी? क्योंकि हमारे शरीर में कफ ज्यादा हो गया। चलिए पहले मैं थोड़ा एक कंसेप्ट और बता दूं, बीमारी क्यों होती है हम या पौधे में। ये पूरा जो ब्रह्मांड है पंच तत्वों से बना है, और पंच तत्व 6 रस से बने हैं। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और लूंगा, ब्रह्मांड प्रकृति की रचना कैसे हुई, और उसके बाद में मैं सेकंड चैप्टर ले रहा हूँ कि हम 6 रस से बने हैं, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त और कसाय। कितने रस से बने हैं? हम 6 रस से बने हैं, पौधे 6 रस से बने हैं, फूल फल 6 रस से बने हैं, कंकड़ पत्थर 6 रस से बना है, सारी दुनिया 6 रस से बनी है। कितने रस से बने हैं? 6 रस से। 7 का कुछ रस नहीं। और यदि किसी को 6 रस दे दिया जाए तो सारे तत्व मिल जाएंगे उसको, सब मिल जाएगा, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, बोरान, सब। और इतना ही नहीं, सारे एसिड मिल जाएंगे, चाहे सिट्रिक एसिड हो, साइटोकाइनिन एसिड हो, अमीनो एसिड हो, जिब्रेलिक एसिड हो, सारे एसिड मिल जाएंगे। सारे अल्कोहल भी मिल जाएंगे उसी 6 रस में। और सारे एल्कलाइंस भी मिल जाएंगे उसी 6 रस में। सोचिए, अगर 6 रस हमको मिल जाए तो सारे तत्व मिल जाएंगे जो पीरियोडिक टेबल में लिखा, हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक सारे 118 तत्व मिल जाएंगे, सारे एसिड्स मिल जाएंगे, सारे एल्कलाइंस मिल जाएंगे। क्या जरूरत है 6 रस के बाद कुछ भी मिलेगी? कहते हैं अमृत के अंदर 6 ही रस थे। जो अमृत का कलश निकला ना समुद्र मंथन से, उसमें कितने रस थे? 6। और धरती के ऊपर 2 ऐसी चीजें हैं जिनमें 5-5 रस है। कितने रस है? इसलिए भगवान ने जो है धन्वंतरी ने इन 2 पदार्थों को अमृत के समान माना है। उन्होंने कहा है धरती के ऊपर 2 रसायन है जो अमृत के समान। अभी इसको सीक्रेट रखता हूं, अभी बात आधे घंटे बाद बताता हूं। वापस आता हूं मैं कि हम बीमार किससे होते हैं? बीमार होते हैं इन 6 में से कोई एक रस कम हो जाए तब बीमार होंगे। तो अब यह है, या कोई रस ज्यादा हो जाए तब भी बीमार होंगे, या कोई रस कम हो जाए तो बीमार होंगे, कोई रस ज्यादा हो जाए तो भी बीमार होंगे। तो कैसे होते हैं? खट्टा, मीठा और नमक, इससे कफ प्रवृत्ति बनती है हमारे अंदर। कौन सी प्रवृत्ति बनती है? कफ। और कड़वा, तीखा, कसैला से पित्त बनता है। पित्त बनेगा तो अग्नि ज्यादा होगी, कफ बनेगा तो अग्नि कम होगी शरीर की। और अग्नि निकल गई शरीर की तो राम नाम करते हैं। तो अग्नि कम हो गई या ज्यादा हो गई? किससे हो रही है? आप खट्टा मीठा नमक ज्यादा खाओगे, अग्नि कम हो जाएगी, कफ बढ़ जाएगा। और कफ बढ़ेगा तो क्या होगा? सर्दी होगी, खांसी होगी, जुकाम होगा, खूब नींद आएगी, जीभ सफेद हो जाएगा, आंखें सफेद हो जाएगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, नींद बहुत आएगी, काम करने का मन नहीं होगा। और अगर पित्त वाले कड़वा, तीखा, कसैला ज्यादा खा लिए तो क्या होगा? पित्त यानी अग्नि बढ़ जाएगी। अग्नि बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी, आंखें लाल हो जाएंगी, हथेली लाल हो जाएंगी, पेशाब पीला जाएगा। घबराहट ज्यादा होगी, पसीना ज्यादा निकलेगा। करना क्या है आपको? जब पित्त बढ़ जाए तो कड़वा, तीखा, कसैला खाना बंद कर दीजिए, चाहे वो सब्जी में, चाहे चावल में, किसी में भी खाइए ही मत 2 दिन कड़वा, तीखा, कसैला। और खट्टा, मीठा, नमक खूब खाइए।
ठीक हो जाएंगे आप। कफ ज्यादा बढ़ गया तो खट्टा मीठा नमक बंद खाने पीने सब में, कड़वा तीखा कसैला बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये पदार्थ से ठीक करना। मैं तो आपको इसके आगे का विज्ञान बताने वाला हूं कि नैनो पदार्थ से कैसे ठीक करोगे आप, हवन करके, गंध करके, अग्नि में डाल के। तो अभी आप देखिए, अभी आपने खाके जो है सर्दी हो गई तो तीखा मतलब कड़वा तीखा और कसैला खा करके शरीर को ठीक किया। मैं आपको बता रहा हूँ गंध से ठीक करना। तो अब क्या होगा, गंध यानी नैनो टेक्नोलॉजी। अग्नि में आपको आपके किचन में देखिए कड़वा तीखा कसैला क्या रखा है। तो हमारे किचन में क्या होता है, कड़वा भी हो, तीखा भी हो, कसैला हो, ये तीनों में से कोई एक हो। कड़वा और कसैला एक चीज रखा है, उसका नाम है हल्दी। क्या नाम है, हल्दी। आप पदार्थ की सामान्य टेक्नोलॉजी में 2 दिन हल्दी खाओगे तब आपका कब ठीक होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप अग्नि में हल्दी डालिए और उसको सूंघिए, इनहेल कीजिए, उसके गंध को ग्रहण कीजिए। 2 बार 2 चुटकी हल्दी डालिए और गंध को ग्रहण कीजिए। और रात में मतलब बेडरूम में रात में आप हल्दी का हवन कीजिए, उसका गंध लीजिए और सो जाइए। सुबह आपकी सर्दी गायब। 2 घंटे में जो कफ जमा है वो भी निकल जाएगा, खकार का। हल्दी खाओगे तो 2 दिन, 1 दिन में निकलेगा। और बाजार का जो सर्दी खत्म करने वाली दवा आती है, कौन सी, क्या नाम है उस दवा का, मुझे तो याद नहीं है। सर्दी खत्म करने की कौन सी एलोपैथ की दवा आती है, एलोपैथ की है? आप में से किसी को नहीं मालूम क्या? सर्दी खत्म करने के लिए गोली आती है, मेरे ख्याल से वो 500 क्या कहलाता है, विक्स। हाँ, विक्स एक्शन 500। वो खाओगे तो 3 दिन में भी सर्दी नहीं जाएगी और उसका कफ 5 दिन 8 दिन जमा रहेगा। पर आप हवन कीजिए, रात भर में सर्दी गायब और सुबह के 2 घंटे में खकार से सारी सर्दी कफ निकल जाएगा। हल्दी भी कम लगी और जल्दी भी ठीक हो गया। ये है नैनो टेक्नोलॉजी। आपने उसी हल्दी को खा के उसका रसायन निकाला, अब आपने उसको सूंघ के और फेफड़े में सीधा ले गया। अभी हमारा फेफड़ा क्या ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और हवा में अगर कोई पदार्थ जल के आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सल्फर जलेगा तो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। कोई भी चीज हवा में, कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्सीडाइज रूप में आपने हल्दी का कर्कुमिन, हल्दी में जो रसायन है उसका नाम है कर्कुमिन, वो आपने ग्रहण किया। अब इसके आगे का विज्ञान क्या है, भगवान परशुराम ने इसका आगे का विज्ञान दिया कि आपको जलाना तो किस में जलाना। आप बेडरूम में अगर लकड़ी जला के गंध लोगे तो जितना हल्दी का आपका अंदर नहीं जाएगा, उससे ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड खा जाओगे रात में। क्योंकि बेडरूम अमूमन आजकल बंद रहता है लोगों का, हवा भी आने की थोड़ी सी जगह रहती है। तो वहां आप लकड़ी जलाओगे, भूसा जलाओगे तो क्या होगा, जितना हल्दी का रंग कर्कुमिन निकलेगा गंध के रूप में, उससे ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लोगे। लो, फायदे जगह नुकसान हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी चीज जलाना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, ऐसी चीज जलाना जिससे दुर्गंध वाली गैसें नहीं निकलती। क्योंकि हमारे शरीर का विकास केवल एक ही चीज से होता है, सुगंधिम पुष्टिक वर्धनम। हमारे शरीर का विकास केवल सुगंध से होता है। जहां दुर्गंध आएगा वहां बीमार पड़ जाएंगे। जहां सुगंध आएगा, और सुगंध कौन सा आएगा, वो फाग वाला सुगंध नहीं, अगरबत्ती का सुगंध नहीं। सुगंध का आएगा उस पदार्थ का जिसको खाने से हमारा शरीर बढ़ता है, उसी पदार्थ का हवन कीजिए, हमारा उसके सुगंध से हमारा शरीर बढ़ेगा। नहीं तो अगरबत्ती लगा के, अगरबत्ती में तो दुर्गंध ही दुर्गंध होता है। बांस के जलने से लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसें निकलती हैं। जलाना ही नहीं बांस तो मरने पर मैयत के बांस को भी नहीं जलाया जाता। और वो अगरबत्ती के ऊपर क्या होता है, केमिकल और मिला दिया जाता है। लो, एक तो बांस का
कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऊपर से वो केमिकल भी आपने सूंघ लिया। तो क्या जलाना भैया बेडरूम में? आपको गाय के गोबर के साफ सुथरे कंडे जलाना। क्या जलाना? गाय यानी देसी गाय जिसकी कांड है, सींग है, सूर्य नाड़ी है, उसके गोबर के सूखे कंडे जलाना। क्यों जलाना? क्योंकि गाय के गोबर के कंडे को श्री कहा है वेदों ने, श्री। और श्री किसको कहा जाता है? जो शक्तिशाली हो, इसलिए देवताओं को श्री कहा जाता है। विष्णु को श्री कहा गया, लक्ष्मी को श्री कहा गया, और इसलिए हमारे नाम के आगे श्री, महिलाओं के नाम के आगे श्रीमती इसलिए लगाया गया। श्री यानी शक्ति का अथाह भंडार, श्री कहा है वेदों ने। और आधुनिक विज्ञान भी कहता है उसको शक्तिशाली। आधुनिक विज्ञान कहता है गोबर के अंदर फार्मेलिन होता है, फिनाइल होता है, इंडाल होता है, ये जलेंगे, इसलिए गोबर जहां लीपा जाता है वहां मक्खी नहीं बैठती। इसलिए गोबर लीपने की परंपरा थी हमारे यहाँ, क्योंकि बैक्टीरिया नाशी, कीटाणु नाशी गोबर ही है। इसलिए जब किसी को वो माता दिखती है तो गोबर उसके नीचे रखा जाता है, क्योंकि गोबर का बैक्टीरिया उस माता के बैक्टीरिया को किल कर देता है। गोबर, उसका कंडा। अब ये फार्मेलिन जलेगा तो आपके कमरे में कौन सी गैस निकलेगी? फार्मेलिन ऑक्साइड निकलेगी, और फार्मेलिन ऑक्साइड आपके कमरे के कीटाणु खत्म कर देगी। मतलब जो सर्दी का कीटाणु आपके कमरे में था वो किल, खत्म। अब आपके शरीर के अंदर का खत्म करना है। फिर क्या होगा? आप उस जो है फार्मेलिन ऑक्साइड को ग्रहण करोगे तो आपके शरीर के अंदर के भी सारे कीटाणु मरने शुरू हो जाएंगे। और फिर जैसे ही आप हल्दी डालोगे उसके ऊपर, हल्दी का कर्कुमिन निकलेगा, वो आपके अंदर जाके कफ की प्रवृत्ति खत्म कर देगा। मतलब दो काम होंगे, पहले तो सर्दी का कीटाणु खत्म, फिर हल्दी डालने से आपके शरीर की कफ प्रवृत्ति खत्म, बीमारी ठीक हो गया। लो कल से काम पे लग जाए। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट। मैं केवल एक ही कंसेप्ट पर आज बात करूंगा। अब यही कंसेप्ट हमको खेती में अप्लाई। एक मिनट और थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूँ। यानी गाय का ताजा गोबर का कंडा, साफ सुथरा कंडा होना चाहिए। इसलिए सुबह उठ के गाय के गोबर का निकाल के ऐसे जगह कंडा खाते जहाँ भूसा चारा ना हो, मिट्टी ना हो। क्योंकि जो राख है इसके मैंने कम से कम 40 उपयोग किए हैं। ये राख नहीं है, ये परमाणुओं का भंडार है। कोई बीमारी हो जाए, एक चुटकी आप भस्म खा लो, आपका जो है ठीक लगना शुरू हो जाए, कुछ हो जाए। अब पौधों को स्प्रे कर दो, पौधे खिलखिला उठते हैं। अब दूसरा विज्ञान है जो भगवान परशुराम ने हमें दिया कि आप ऐसे पात्र में हवन करो जो ऊर्जा को आपके घर में बांध के रखे। तो पात्र कौन सा है? वो पात्र है पिरामिड आकार। मैंने यहाँ देखा, अभी अपना जो स्टॉल लगा है स्वामी समर्थ स्टॉल, वहाँ पर वो देख रहे थे बना के, क्या वो यंत्र बना के जो पिरामिड के आकार के है। उन्हें कहा भैया ये रखो, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा वो बता नहीं पा रहे, मैं बता पा रहा हूँ आपको क्यों ठीक होगा। क्योंकि जब भी आप किसी पिरामिड के नीचे खड़े होते हैं, ऊर्जा आपकी अंदर वही रहेगी। और किसी पिरामिड को उल्टा कर देंगे तो अंतरिक्ष की ऊर्जा उसके अंदर आएगी। पिरामिड ऐसे रखोगे तो सारी ऊर्जा उसके अंदर रहेगी। पिरामिड ऐसा रखोगे तो अंदर की सारी ऊर्जा उसके अंदर आएगी। और अगर पिरामिड का आकार तय है 14.5 इंच ऊपर का और 5.25 इंच नीचे का, तो 8000 वर्ग फुट एरिया में वो जो निकला है फार्मेलिन गैस और वो जो निकला है कर्कुमिन, वो आपके घर में ही रहेगा, पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा। आदमी इससे ज्यादा जल्दी खुश होता है, उसको लगता है मेरे को ही ठीक होना चाहिए, पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपको पिरामिड में ही करना है। और पिरामिड काहे का हो?
केवल या तो मिट्टी का हो या तो तांबे का हो, तीसरा कुछ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बाकी धातुएं ऊर्जा को सोखने वाली है। कितना समय मेरा बचा है? मुझे समय बता देना, 10 मिनट पहले, ठीक है? तो अब तीसरी वैज्ञानिक या तीसरी जरूरत क्या हो गई कि पिरामिड आकार का पात्र हो, निश्चित आकार का। मेरे गुरु डॉक्टर रामाश्रम मिश्र इसमें 25 साल शोध किए, और आप होमा फार्मिंग सर्च कीजिए यूट्यूब में, 2000 से ज्यादा वेबसाइट है, भारतीय कम विदेशी इसको ज्यादा पहले अपना लिए हैं। अभी 17 तारीख को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ, वहां आप आइए, विस्तृत इस पे पूरी गंध चिकित्सा पर बताऊंगा मैं, कैसे बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर से लेकर के लकवा, गठवा, साइटिका, सारी कैसी चीजें ठीक हो सकती है। अब तीसरा है कि आपको पात्र के बाद तीसरा जो हमारी जरूरत है वो है क्या? वो है पदार्थ, कि जिस जैसी बीमारी हो वैसा पदार्थ हमको देना है। जैसे कुपोषण है, तो कुपोषण किससे होता है? जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से। बहुत से ऐसे तत्व किसमें होते हैं? तो इसमें होते हैं तेल वाले में। तो तिल का हवन कीजिए, क्योंकि तिल बहुत पौष्टिक होता है। तिल और घी लगभग ऐसे समान माने जाते हैं। फिर सबसे ज्यादा पौष्टिक किसमें है? जौ में है, तो जौ का हवन कीजिए। ऐसे जो चीज खाने में हमें पौष्टिक है उसका हवन आप कर सकते हैं। तो ऐसी चौथी चीज है। और पांचवी एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप हवन करने से लाख गुना शक्तिशाली है ठीक सूर्योदय और ठीक सूर्यास्त में अग्निहोत्र करना, क्योंकि ठीक सूर्योदय में रिदम होता है, धरती में कंपन होता है। 1.5 लाख किलोमीटर से सूर्य की किरणें जब धरती में टकराएगी तो वैसे ही कंपन होगा, जैसे ठहरे हुए पानी में एक पत्थर आप मारोगे तो एक कंपन होगा। उस कंपन पर आपको हवन करना है, और केवल घी और चावल का करना है। और शाम को यही किरण जब वापस होगी तो एक कंपन होगा। सुबह के कंपन को बोलते हैं सर्केडियम रिदम, शाम के कंपन को बोलते हैं इंफ्रारेडियम रिदम। ठीक इस रिदम पे आप जो है करिए, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। घर में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल ठीक हो जाएगा, घर में अगर जो है घर में किसी तरह की बीमारियां हैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये भोजन है, दवा नहीं है, अग्निहोत्र, और ये प्रकृति का भोजन है, पंचतत्व इससे ठीक होता है। तो मैं जो कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा था वो कंसेप्ट मेरा लगभग पूरा हुआ। विशेष चर्चा हम 17 तारीख को भोपाल में करेंगे। सुबह 8:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक मेरा लगातार सत्र है। पूरे देश से 5-7 हज़ार लोग आने वाले हैं। 150 रुपये शुल्क है। अभी मैं कृषि पर आपको बस आधे घंटे बताना चाहूँगा, और मेरे बताने के पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक फिल्म देखें। कृषि में 3G तकनीक से मैंने एक पौधे से 1000 लौकी लिया है और 50 ग्राम सरसों से 18 कुंटल उत्पादन लिया है 1 एकड़ में। एक पौधे से 1000 लौकी और 18 कुंटल उत्पादन, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड उत्पादन है जैविक के मेरे, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ों का आप देखिए। एक दूरदर्शन ने फिल्म बनाई है मेरे जीवन पे, तो वो 5 मिनट का आप देख लो, क्योंकि समय बहुत कम है। जरा प्राकृतिक खेती शोध संस्थान, ये 2009 में नरसिंहपुर आकर मैंने कुछ किसानों के साथ मिलकर बनाया। चित्रकूट में अध्ययन करने के बाद उन किसानों ने अपने फार्म पर और मैंने अपने फार्म पर शोध किया। ये प्रकृति का ऊर्जा विज्ञान है। ये लगभग मेरा 10 घंटे का विषय है। 3 दिन की ट्रेनिंग में 2-1.5 दिन तक इसी पर बोलता हूँ मैं। अभी आपको मैं केवल 2 मिनट में एक बात केवल बताता हूँ। प्रकृति में ऊर्जा जो है हमको पदार्थ से मिलती है, पर ऐसी भी एक व्यवस्था है कि आप डायरेक्ट ऊर्जा भी ले सकते हो, रंग रूप रंग गंध स्वर के रूप में। और ये तो हमने ऊर्जा लिया। अब दूसरा हो गया, प्रकृति में ऊर्जा के साथ जो है जीव भी होता है। जैसे फास्फोरस को सल्फलाइज करने का काम फास्फोरस सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया ही करता है, और कोई बैक्टीरिया नहीं कर सकता। आपको शरीर में अगर फास्फोरस की जरूरत है तो आपको फास्फोरस खाना पड़ेगा, और फास्फोरस का बैक्टीरिया भी आपके शरीर में होना चाहिए। दोनों होगा तब आपको फास्फोरस मिलेगा।
पौधे को फास्फोरस चाहिए तो मिट्टी में भी फास्फोरस होना चाहिए और फास्फोरस का बैक्टीरिया भी होना चाहिए, क्योंकि वही बैक्टीरिया उसको सल्फुलाइज कर सकता है। ऐसे जिंक सल्फुलाइजिंग, पोटास सल्फुलाइजिंग, सल्फर सल्फुलाइजिंग सारे बैक्टीरिया मिट्टी में होने चाहिए। अब ये बैक्टीरिया किसान को खरीदने की जरूरत है ही नहीं। मैं अभी अगला फार्मूला बताता हूँ, उनके अंदर ये बैक्टीरिया है, हमने जांच कराई है। आपको ये भी आप खरीदोगे तो पता है आपको एक बार में 3,20,000 के कल्चर खरीदने पड़ेंगे बैक्टीरिया। मतलब डीएपी में तो 1200-1500 खर्चा है, कल्चर खरीदोगे तो 3,20,000 का खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर कल्चर में काम नहीं होता। मैं 500 लीटर कल्चर रिकमेंड करता हूँ, और एक बैक्टीरिया नहीं, एक बैक्टीरिया 1 लीटर 1000 का आता है। कम से कम 12 बैक्टीरिया होने चाहिए, सभी पोषक तत्वों को सल्फुलाइज करने वाले, और दूसरा सभी जो पौधों की सुरक्षा देने वाले। नेक्स्ट, पौधों को सुरक्षा देने वाले जो जीवाणु हैं, वो जीवाणु जो है मैं बता देता हूँ। प्रकृति में 2 तरह के जीव हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी यानी जो फूल फल पत्ते को खाते हैं, मांसाहारी यानी जो शाकाहारी जो है जीवों को खाते हैं। तो फसल के मित्र कौन है? मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी की 4 कैटेगरी है, वायरस, फफूंद, बैक्टीरिया और जंतु, यानी मेंढक, सांप, चींटी। तो अभी हमको मांसाहारी वायरस भी होने चाहिए, मांसाहारी फफूंद भी होने चाहिए, मांसाहारी बैक्टीरिया भी हमारे खेत में। मांसाहारी वायरस कौन से हैं? तो मांसाहारी वायरस हैं मेटारीजिया मेनिसोकुलाई जो इल्ली को खा जाता है, वर्टिसिलिया विलिकानी जो रस चूसक कीटों को खा जाता है, उनको बीमार कर देता है। रिवेरिया एनपीवी ये जो है वायरस है। और मांसाहारी जो है फफूंद कौन है? ट्राइकोडर्मा जो शाकाहारी फफूंदों को खा जाता है। फिर ऐसे मांसाहारी बैक्टीरिया कौन सा? सूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो ब्लास्ट, ब्लाइट, रस्ट इसको इनके कीटाणुओं को खाता है। ये जीव हमारे खेत में होना चाहिए। ये जीव भी इन फार्मूलों में है। पहला फार्मूला सजीव जल, 180 लीटर पानी में 10 किलो गाय का ताजा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो जो है गुड़, 2 किलो दही और 100 ग्राम बरगद के बीजे की मिट्टी 4 दिन घोल के रखना है 180 लीटर पानी में। उसके बाद 1 एकड़ पे डाल देना है जमीन पे सिंचाई के साथ, या 10 लीटर पर एकड़ का स्प्रे करना। अभी आपको सबको फार्मूले के पन्ने हम आपको उपलब्ध करा देंगे थोड़ी देर से। ऐसी पंचगव्य घोल है। सजीव जल में 4 बैक्टीरिया आते हैं, पंचगव्य में 12 बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और फफूंद। ये 1000 रुपए में बनता है। बाजार से खरीदोगे तो 3 लाख का कल्चर खरीदना पड़ेगा, ये बनाओगे तो 1000 रुपए में। सब गोबर, गौमूत्र, केला, नारियल पानी इसी से है। इसका भी आपको हम फार्मूला दे देंगे। नेक्स्ट, पंचगव्य रसायन ये तत्काल बन जाता है। गाजर घास आप सबके यहाँ, इससे नाइट्रोजन निकलता है। गाजर घास को कांग्रेस घास भी बोलते हैं। 2 किलो गाजर घास काटो, 20 लीटर पानी में डालो, 10 ग्राम फिटकरी डालो, 6-7 दिन बाद उसको छान के स्प्रे कर दो, पौधे को नाइट्रोजन मिल जाएगा। और आज नाइट्रोजन के लिए किसान हैरान है यूरिया खरीदने के लिए। आप उसके खेत के पड़ोस में यूरिया पड़ा है, गाजर घास स्वरस का उपयोग करें। नेक्स्ट, बिल्व रसायन ये पोटास देता है। अभी बेल आने वाला है, बेल में पोटास और मैग्नीशियम होता है। आप जो है 3 किलो बेल के गूदे को 10 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डाल दो, एयर टाइट बंद करके रख दो 90 दिन। उसके बाद जो है छान के 2 लीटर पर एकड़ के दर से स्प्रे करो। 3 किलो बेल का गूदा, 1 किलो गुड़, 10 लीटर पानी, 5 एकड़ में पोटास की पूर्ति हो जाएगी। लो, पोटास पूरा भारत सरकार खरीदता है, भी आयात करता है। हर किसान 1-1 पेड़ लगा दे बेल का। पोटास भारत सरकार पोटास खरीदना नहीं पड़ेगा, मुफ्त हो जाएगा। भारत करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का पोटास खरीदता है। नेक्स्ट, श्री रसायन, हरड़ रसायन, इसमें आयरन होता है। षड्रस, वो जो मैं 6 रस की बात कर रहा था कि 6 रस में हमारा शरीर बना है। मैंने आपको बताया था ना, 2 पदार्थ हैं धरती के ऊपर जिनमें 5-5 रस हैं। पहला पदार्थ है आंवला,
इसमें तिक्त छोड़ के बाकी सब है, खट्टा, मीठा, नमक, कड़वा और कसैला, 5 रस है आंवले में। और दूसरा है छाछ। छाछ यानी तक्र, ताक, लस्सी, इसमें भी 5 रस हैं, कड़वा छोड़ के, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त। अब ये इनमें 6 हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? मैंने आपसे पूछा था क्या बन जाते हैं? अमृत। इसलिए इनको अमृत के समान माना है। मैंने दोनों को मिला दिया। कैसे मिलाया? 6 लीटर छाछ में, ताक में आधा किलो आंवला को चलकर डाल दिया। आंवला नहीं मिले तो आंवले का पाउडर डाल दो, नहीं तो बाजार का ट्रफला आता है वो डाल दो 50 से 100 ग्राम। 8-10 दिन में एक मीठी खुशबू आएगी, छान के स्प्रे कर दो। तो मैंने इसका 5 रस और इसका 5 रस मिला दिया, तो कितने रस बन गए? जोर से बोलिए जरा, कितने रस बन गए? अरे मैंने जोर से आपको समझाया था कि दुनिया में 6 ही रस है और एक रस नहीं है दोनों में, तो 6 रस बनेंगे ना, 4 तो कॉमन है, इसलिए इसका नाम षड्रस। बहुत शानदार, किसी फसल में षड्रस का स्प्रे कर दो, टेस्ट बढ़ जाएगा, जबरदस्त टेस्ट। नेक्स्ट, ये अमृत धारा, कैल्शियम और वगैरह बताया है, ये भी कभी बताऊंगा। नेक्स्ट, भस्म रसायन। आप जो हवन करोगे गाय के गोबर के कंडे में, वो उसका क्या करना है कि वो जो है 1 मुट्ठा, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, या आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, और पंचगव्य खाइए, यानी जिसमें गोबर मिला है। आजकल पंडित जी बिना गोबर मिला हुआ पंचगव्य खिलाते हैं, नहीं, गोबर में ही तो जीवाणु है, गो में स्वस्थ लक्ष्मी। तो गोबर हो, गोमूत्र हो, दूध हो, दही हो, घी हो, इसको मिक्स करके ताजा खाइए, ठीक है ना। 2.5 ग्राम सुबह 2.5 ग्राम शाम, और आधा ग्राम सुबह अग्निहोत्र भस्म और आधा ग्राम शाम। दुनिया की कोई बीमारी, हमारे पूर्वज कोई भी बीमारी होती तो क्या देते थे? भभूति देते थे ना, ठीक है। चलिए, मैं शायद अभी वाले एक स्टॉल लगेगा, मेरी पत्नी आ रही है तो स्टॉल में आपको सब कुछ समझाएगी। आपको ये पत्रक भी मिलेंगे, तो आप मेरा नंबर चाहो तो लिख लीजिए, ताराचंद बेल जी, 96 44 61 72 16 96 44 61 72 16 पर मुझे केवल व्हाट्सएप आपको मैसेज करने हैं, क्योंकि मैं दिन भर ट्रेनिंग में व्यस्त रहता हूँ। मेरी पत्नी का नंबर है, चाहो तो वो लिख लीजिए, मिताली बेल जी। उसने गर्भस्थ शिशु संस्कार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा मिलेगा। आपको श्रवण कुमार चाहिए तो श्रवण कुमार मिलेगा, महाराणा प्रताप चाहिए तो महाराणा प्रताप मिलेगा, भुजाएं लंबी चाहिए तो लंबी मिलेगी, आंखें बढ़िया चाहिए तो आंखें मिलेगी, बाल घुंघराले चाहिए तो वैसे मिलेंगे। उसका विषय है, अभी आ रही हो, कल आपको उपलब्ध रहेंगी, और वो भी इसी से जैविक जीवन शैली विज्ञान से ठीक हुआ है। तो उनका नंबर लिखिए 8349 324032, मिताली बेल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश किया और बताया है। जो भी हो, यहाँ स्टॉल अपना लगेगा, उसमें आपको विधिवत में समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्यात्मिक विकास मार्ग दिंडोरी प्रणित आयोजित 7वें जागतिक कृषि महोत्सव 2018 या अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शन, भारत व कृषि संस्कृति दर्शन, पशुधन व गौवंश प्रदर्शन, दुर्मिळ वनौषधी व आरोग्य प्रदर्शन आणि बी बियाणे महोत्सव दिनांक 25 ते 29 एप्रिल, डोंगरे वसतिगृह मैदान, गंगापूर रोड, नाशिक। प्रवेश विनामूल्य। कृषि महोत्सवाला